देखिए, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं खासतौर पर शेख हसीना को लेकर और शेख हसीना की सत्ता खत्म होने के बाद 5 अगस्त 2024 के बाद से अगर आप देखें, शेख हसीना भारत आई, लेकिन शेख हसीना के भारत आने के बाद से शेख हसीना को लेकर जिस तरीके से वहां पर टेंशन बढ़ा है और साथ ही जिस तरीके से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव बढ़ा है, जाहिर तौर पर ये भारत के पूरब की तरफ, चूंकि आज हम जो बात कर रहे हैं ये दोनों ही भारत के पूरब के मोर्चे से जुड़ी हुई हैं। चाहे आप ताइवान का इलाका देखें, चाहे ताइवान और चीन के बीच में बढ़ता हुआ टेंशन, इसको लेकर भी भारत की चिंताएं होंगी क्योंकि ये भी भारत के लुक ईस्ट पॉलिसी वाला जो इलाका है उससे जुड़ा हुआ मामला है। अगर वहां तनाव बढ़ता है, वहां अगर टेंशन बढ़ता है तो वहीं जी। अगर दूसरी तरफ आप देखें तो जो टेंशन बढ़ रहा है वो बांग्लादेश के मोर्चे पर बढ़ा है और बांग्लादेश के मोर्चे के ऊपर ये जो टेंशन बढ़ा है इसके अंदर एक्सट्रेडिशन फाइल होने की बात कही जा रही है। लगातार जो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है वो कह रही है कि शेख हसीना पर वॉर क्राइम्स के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो लोग गायब हुए हैं, कई लोगों के को लेकर जो हत्या का मामला है वो शेख हसीना के खिलाफ दर्ज कराया गया है और इन तमाम मामलों को लेकर जो तौहीद हुसैन है जो कि वहां पे विदेश मामलों के सलाहकार हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कि वो बांग्लादेश के इस समय कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया कि हम भारत से आग्रह करेंगे कि भारत उन्हें सौंपे। हाल ही में भारत के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, वो ढाका के दौरे पर गए थे। एक तरफ बांग्लादेश के अंदर हिंदू अल्पसंख्यकों समेत जो ईसाई हैं, बौद्ध हैं, उन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मामला है जिसको लेकर भारत मुद्दा उठाता रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक टेंशन का फ्लैश पॉइंट बना हुआ है शेख हसीना का भारत में होना। अब यह सवाल खड़ा होता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में शेख हसीना जब ढाका ढाका में प्रधानमंत्री थी, उसी दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच में एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हुई थी। ये एक प्रत्यर्पण संधि थी, यानी दोनों ही देशों में अगर एक दूसरे के जो अपराधी हैं अगर वो वहां मौजूद होते हैं तो उन्हें एक दूसरे को सौंपा जाएगा। यानी भारत का कोई अपराधी बांग्लादेश भाग जाता है तो भारत को उसे सौंपा जाएगा और उसी तरीके से भारत भी कार्रवाई करेगा। लेकिन अब शेख हसीना के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है बांग्लादेश के अंदर, क्या वो प्रत्यर्पण संधि के दायरे में आती है? और प्रत्यर्पण संधि का अगर कोई रिक्वेस्ट भेजा गया है फॉर्मली, तो क्या उस मामले के ऊपर भारत के पास विकल्प हैं कि वो शेख हसीना को न सौंपे या शेख हसीना यहां से बाहर चली जाएं, भारत उन्हें किसी दूसरे देश के अंदर जाने के लिए कहे? ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं जिसके बाद जिसमें यह मामला फिलहाल पेचीदगी में उलझा हुआ नजर आता है। बांग्लादेश की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि वो शेख हसीना को मांगने के लिए में प्रत्यर्पण संधि के आधार पर भारत से मांग करेगा। अभी इसमें दो फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है पल्लवी। पहला कि उस प्रत्यर्पण संधि के तहत पहले तो जरूरी है कि शेख हसीना के खिलाफ एक कन्विक्शन हो, यानी उनके खिलाफ ट्रायल किया जाए, उस ट्रायल के बाद में एक फैसला आए और उस फैसले के आधार पर भारत को जो है ये रिक्वेस्ट भेजी जाए कि इन इन चार्जेस के तहत ये कार्रवाई हुई है। फिर भी भारत के पास एक डिस्क्रिशन होगा, जिस डिस्क्रिशन के आधार पर भारत को यह देखना होगा कि क्या वो इस आधार पर जिस प्रोसिक्यूशन का हवाला देते हुए बांग्लादेश ये प्रत्यर्पण की रिक्वेस्ट भेज रहा है उसके आधार पर उन्हें प्रत्यर्पित किया जाए। क्योंकि प्रत्यर्पण के मामलों में आप देखें तो सरकारें कई बार जो है वो अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करती हैं और इस तरीके से भारत की कई प्रत्यर्पण रिक्वेस्ट जो है वो वहां पर पेंडिंग रही। बहुत लंबे समय तक परेश बरुआ को लेकर भारत की प्रत्यर्पण रिक्वेस्ट थी जो कि बांग्लादेश नजरअंदाज करता रहा। इसके अलावा बहुत सारे जो दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसे कई लोग हैं जिनको लेकर प्रत्यर्पण की जो भारत की रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग है और उन प्रत्यर्पण के मामलों के ऊपर वो जो वहां की सरकारें हैं वो अपने अनुसार फैसला लेती हैं। उनमें से कई रिक्वेस्ट को मान लिया जाता है, बहुत सारी रिक्वेस्ट ऐसी हैं जो अभी भी पेंडिंग है और जब पेंडिंग होती है तो उनके अंदर बार बार रिमाइंडर दिया जाता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या इस प्रत्यर्पण के मामले को बांग्लादेश बहुत खींचना चाहता है, क्या वो शेख हसीना को एक ऐसा फ्लैश पॉइंट बनाएगा जिसके आधार पर बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ अपने रिश्तों को दांव पर लगाना चाहता है। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है पल्लवी क्योंकि हाल के दिनों में अगर आप मोहम्मद यूनुस की सरकार का रवैया देखें तो वो भारत के प्रति काफी हॉस्टाइल, काफी तल्ख नजर आया है और इस तल्खी के बीच में माना जा रहा है कि एक बड़ी वजह शेख हसीना को है क्योंकि वहां एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि शेख हसीना भारत क्यों गई और भारत ने उनको शरण क्यों दे रखी है और भारत में अगर वो मौजूद हैं तो एक तरीके से भारत ने जो है बांग्लादेश के लोगों को नजरअंदाज किया है। उनके लिए शेख हसीना ज्यादा जो है वो कीमती हो गई हैं और वो बांग्लादेश को अगर नजरअंदाज कर रही है भारत सरकार तो इस तरीके से भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाना चाहिए। हालांकि इसमें एक बहुत बड़ा अंतर और फर्क यह है कि भारत ने एक रिक्वेस्ट को स्वीकार किया क्योंकि एयरबॉर्न होने के साथ साथ बांग्लादेश की उस समय की प्रधानमंत्री शेख हसीना की तरफ से कहा गया कि बहुत संकट की स्थिति है और मैं भारत की तरफ रवाना हो रही हूं और मैं भारत पहुंच रही हूं। ऐसे में डिनायल का भारत के पास में कोई विकल्प नहीं था क्योंकि वो जो विमान उन्हें लेकर आया था उसके बाद वो विमान वापस लौट गया और शेख हसीना भारत में रह गई। तब से वो भारत के अंदर ही हैं
उनकी सुरक्षा मुहैया कराना भी भारत का एक काम है, क्योंकि इससे पहले भी भारत में इस तरीके से शेख हसीना 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ और उसके बाद उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान राष्ट्रपति जी। के तौर पर बांग्लादेश के अंदर पहुंचे थे, और उसके बाद बंगबंधु की सरकार जाने के बाद जनरल जियाउर रहमान की सरकार आई और बंगबंधु को मार दिया गया। उसके बाद भी उनका परिवार शरण लेकर भारत में रहा था, तो इसका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी है। लेकिन अभी फिलहाल अगर बांग्लादेश के लिहाज से देखा जाए तो भारत के लिए ये एक टेंशन का मोर्चा जरूर है पल्लवी, क्योंकि 4096 किलोमीटर की बॉर्डर है, और ये बॉर्डर अगर तनाव वाली बनी रहती है तो भारत के लिए भी एक टेंशन का पॉइंट जरूर है। बिल्कुल प्रणय, और जाहिर तौर पर अभी इस वक्त बात जिस तरीके से हम अमेरिका और चीन की कर रहे थे, उस बीच में एक और जिक्र आता है कि बांग्लादेश का, और बांग्लादेश और भारत के अभी रिश्ते फिलहाल नासूर बने हुए हैं, और अभी स्थितियां जो हैं वो कई मोर्चों पर नहीं लग रहा कि स्थितियां अभी आने वाले दिनों में ठीक होने वाली, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध भी अभी थमा नहीं है, और जहां तक बात इजराइल हमास वॉर की है वो भी अभी नहीं थमा है। तो ये पूरा जो साल है ये इसी तरीके से मंजर दिखाता रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो संभावनाएं जताई गई हैं इस दौरान एक और युद्ध की, वो ना हो। प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणय, आपका भी शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।